हमने पढ़ा था कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो कंपाउंड थे उनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि डेरिवेटिव्स जो रहते हैं उनके नेमिंग हमको किस तरीके से करनी है। जो लोग नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के उनको देख लेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड से। जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो क्लोज चेन जो स्ट्रक्चर होती है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें हमने ये डिफाइन किया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस के अंदर हमने इसको डिफाइन कर लिया था कि होमो का मतलब होता है जिसमें सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। होमोजीनियस क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। और सेकेंड हमने देखा था हेट्रोजीनियस क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ओके, तो होमोजीनियस का मीनिंग हमने लिखा था कि जिसमें सारे एटम्स क्या हो, सेम हो। कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको लिखे थे यहाँ पर। एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी इसकी। एग्जांपल जैसे ये एक साइक्लोहेक्सेन है, इस तरीके से ब्यूटेन है। ओके, कोई भी बना लीजिए जिसमें सारे क्या हो, एटम्स क्या हो, सेम। यानी इसमें भी से केवल क्या है, कार्बन है। इसमें भी सारे के सारे क्या है, कार्बन है। इसमें भी क्या है, कार्बन है चेन के अंदर। और हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, अगर एक भी सिंगल एटम क्या हो, अलग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस क्लोज चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। मान लीजिए कार्बन किसी एक कार्बन को हटाकर हम उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लगा देते हैं। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्यूरेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। इसी तरीके से आप बेंजीन के अंदर जो नाइट्रोजन कार्बन होते हैं उसको, एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगा दीजिए, इसको हम बोलते हैं पीडी। ओके, तो ये हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को भी आगे हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक जो है और दूसरा हमारा था एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो होते हैं उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, कि दो तरीके का होता है। एलिसाइक्लिक के अंदर दो कौन से होते हैं, या तो हो सकता है वो नॉन एरोमेटिक हो, या फिर हो सकता है कि वो एंटी एरोमेटिक हो। तो इसको फर्दर हम क्लासिफाई किए थे, जिसके अंदर हमने लिखा था कि ये या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है और या फिर ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो फाइनली अगर हम बेसिकली इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर का सिनारियो देखें तो हमें तीन चीजें पढ़नी है। क्या, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। यानी घूम फिर के हमको क्या चीज पढ़नी है, होमो हेट्रो तीनों को सभी को मिला करके एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक, ये केवल तीन चीजें हमको पढ़नी है। तो इसी के ऊपर हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो इसको पहले बना लीजिए सभी लोग और नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से नीट के अंदर क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, जेई में भी आते हैं और पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन इसके अंदर से कि एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि इसके अंदर एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ढूंढना थोड़ा सा क्या होता है कि जनरली बच्चे लोग उसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा खेल जो है वो रेजोनेंस का होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। चलिए हम बात करते हैं। पहले एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हक्कल प्रिंसिपल। देखो हक्कल प्रिंसिपल क्या है। हक्कल ने क्या बोला कि हक्कल ये बोलता है कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा, जिसके अंदर क्या हो, 4n + pi इलेक्ट्रॉन हो
और वो क्लोज चेन क्या होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और वो क्लोज चेन क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस में होनी चाहिए। वो क्लोज चेन क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। तो ऐसी चेन क्लोज चेन जो रहेंगी वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी। तो हक्कल का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी साइकिल का एरोमेटिसिटी बताते हैं तो वो एरोमेटिक कब होगा, जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, रेजोनेंस कर रहे होंगे। बेसिकली ऐसा बोला जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एरोमेटिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होने चाहिए, रेजोनेंस में होने चाहिए। अगर वो रेजोनेंस में है तो ही वो क्लोज साइकिल क्या होगी, एरोमेटिक कहलाएगी, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगी। ओके, तो इसी को हम पढ़ते हैं। हक्कल का प्रिंसिपल क्या है, एक क्लोज्ड प्लेनर cyclic molecule is an aromatic compound if it is consist 4n+2 pi electron in a resonance in the cyclic अगर साइक्लिक रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है तो वो साइकिल क्या होगी, आपकी क्या कहलाएगी, एरोमेटिक कहलाएगी। ओके, देखो किस तरीके से इसको समझते हैं। 4n+पाई इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी मैं समझाऊंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर लिखें कि n का वैल्यू जो है वो हमारा 0, 1, 2, 3 ओके etc हो सकता है। ओके, n तक हो सकता है। तो देखो, अगर n का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रख दें तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 × 0 कितना हो गया, 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 2। ओके, अगर n का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 4 × 1 कितना हो गया, 4 + 2 तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। अगर हम n का वैल्यू 2 रखें तो 4 × 2 8 + 2 कितना हो गया, 10। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 4 × 3 कितना, 12 + 2 कितना हो गया, 14। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो गया, 18। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी साइक्लिक रिंग के अंदर रेजोनेंस में है तो वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड की, कि एक क्लोज प्लेनर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन किसमें रखना चाहिए, रेजोनेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्लेनर का मीनिंग क्या है। अब प्लेनर का मीनिंग ये है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या है कि या तो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे sp3 हो गया तो फिर वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाता है उस केस में। तो इसलिए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर्टिकुलर एटम का वो क्या होना चाहिए, वो प्लेन में रहना चाहिए, और वो साइकिल भी किसमें होनी चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा हेडिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पर रेजोनेंस, हालांकि इसका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसको समझिए कि रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर।
ओके। रेजोनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर उसमें हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, और आउट ऑफ प्लेन में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो उसी को हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर अभी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा नंबर हमारे पास ये है कि अगर हम कंडीशन की बात करें रेजोनेंस की, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिलती है कि पाई सिग्मा पाई। ओके, कुछ इस तरीके से भी हमें देखने को मिलता है कि पाई सिग्मा लोन पेयर। ओके, ऐसा भी हो सकता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या यहां पर आपके पास हो सकता है कोई फ्री रेडिकल। इसका मीनिंग क्या है, फ्री रेडिकल है। ओके, हो सकता है हमारे पास पाई सिग्मा कोई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसे करके अगर हम बात करें इन सभी जो पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये सभी कंडीशंस अगर एक साइक्लिक रिंग के अंदर अल्टरनेट है, अल्टरनेट, तो इन सभी में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस should be occur. Okay, और what is the meaning of resonance? Resonance basically पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम छोटा सा नोट लगा के इसको भी लिख लेते हैं कि बेसिकली देखो, इसका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को समझने के लिए बस हमें ये देखना है कि क्या वो अल्टरनेट है या नहीं है। ओके, अगर अल्टरनेट है तो हम उसको रेजोनेंस में काउंट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली रेजोनेंस इज ड्यू टू displacement of pi electron in the conjugate सिस्टम। अब वो कॉन्जुगेट सिस्टम आपका एक रिंग भी हो सकती है, वो कॉन्जुगेट सिस्टम एक ओपन चेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें रेजोनेंस है तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पाई सिग्मा इस तरीके का है, इन सब बहुत सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग रेजोनेंस होता है। ओके, तो इनमें से कुछ कंडीशन मैंने आपको लिखी, इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक किस तरीके से होता है। यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले इसको। जैसे कुछ एग्जांपल में मैं आपको इसकी कुछ कंडीशन लिख करके बताता हूँ कि किस तरीके से ये रेजोनेंस में आपको अल्टरनेटली देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे लाइक अगर एक कार्बन है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज इज ए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस का एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। इसी तरीके से हम बात करें इस सिस्टम के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ हाइड्रोजन है, जहाँ जहाँ पे भी कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ओके, अंडरस्टूड होना चाहिए ये पाई सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ओके, इसी तरीके से आप कोई और कंपाउंड ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप जी है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है, ओके, और ये कार्बन से कनेक्टेड है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन। जिस एक ग्रुप जी है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और वो पास वाले ग्रुप से जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास में भी क्या होगा, इसके साथ भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये कंडीशन कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी है रेजोनेंस के, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं।
ओके, देखिए इधर अगर हमें मान लीजिए कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझाना है तो किस तरीके से समझाएंगे। तो हमने एक कंडीशन ये लिखी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर रेजोनेंस में है तो वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे। तो अगर बाकी एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए बात करें तो फिर उनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो इसमें देखो एरोमेटिक जो है वो अभी अभी हमने देखा वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होने चाहिए, रेजोनेंस में। कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई रेजोनेंस की, बेसिकली यही कंडीशन फॉलो होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है, वो जब हम पर्टिकुलर रेजोनेंस टॉपिक जो पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। ओके, तो अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक की, तो एंटी एरोमेटिक क्या होगा, सभी लोग ध्यान दो इधर। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होने चाहिए, रेजोनेंस में, इन रेजोनेंस। तो वो क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4 का टेबल है ये पूरा। ओके, इट इज। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन, पहले हम काउंट करेंगे कितने हैं या नहीं है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन है फिर हम देखेंगे कि वो रेजोनेंस में है या नहीं है। अगर वो रेजोनेंस में है तो फिर वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नॉन एरोमेटिक के लिए अगर लास्ट कंडीशन अगर हम देखें, नॉन एरोमेटिक जो होता है वो जो भी कंडीशन हमने ऊपर लिखी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों रेजोनेंस में नहीं है तो वो सब क्या होंगे। और इसके अलावा जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो सारी कंडीशन किसकी हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक की। तो अगर हम यहाँ बात करें नॉन एरोमेटिक की, तो नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द रेजोनेंस, अगर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। कुछ एग्जांपल में अगर मैं आपको लिखने को बोलूं कि 1 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये कंडीशन तो है ही है। प्लस में इफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन not in the resonance, not in the resonance। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है तब तो एरोमेटिक है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है तो वो एंटी एरोमेटिक है। अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन आपने गिने हैं लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं है तो उस केस में फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। या फिर आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि आप पाई इलेक्ट्रॉन गिन देंगे, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पाई इलेक्ट्रॉन, और नंबर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स के आपके पास आए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। ओके, तो यहीं से इसी से रिलेटेड इनका स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑर्गेनिक में आगे काम आता है। उनका स्टेबिलिटी भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस,
क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो जिस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस ज़्यादा होता है वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होता है ऑर्गेनिक के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। और केमिस्ट्री में जितने भी कांड होते हैं सब किसको लेकर के होते हैं, स्टेबिलिटी को लेकर के होते हैं। तो एरोमेटिक का स्टेबिलिटी क्या होता है सबसे ज़्यादा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। What is the meaning of the pi electron? देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो अगर हम बात करें वन डबल बॉन्ड की, वन डबल बॉन्ड, तो देखो एक डबल बॉन्ड जो है इसके अंदर ये वाला बॉन्ड सिग्मा होता है। एक डबल बॉन्ड के अंदर ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा, और ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को हम बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सेम टू सेम अगर हम बात करें वन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, वन ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर हम बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और ये 2 पाई होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ऊपर वाले भी जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान में ये रखना कि जब रेजोनेंस होता है तब तो केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। यानी इन केस ऑफ द रेजोनेंस हम यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन ना लेते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये जरूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा स्टार मार करके, इन केस ऑफ रेजोनेंस only consider 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पर केवल ये ऊपर वाला पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, if any single electron is present, अगर केवल एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करते हैं। कितना पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपके पास में लिखूं कि इस तरीके का मेरे पास कोई रिंग है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल। ओके, तो 2 and 1 कितना 3, कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 1 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में जब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम समझा रहे हैं तो उस केस में हम कितना मानेंगे उसको, 1 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 की। if an negative charge, if a negative charge is present in the सिस्टम, अगर मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में एक नेगेटिव का मीनिंग कितना लेंगे हम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्योंकि एक पूरा नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, हम उसको लोन पेयर मान सकते हैं। तो लोन पेयर मान सकते हैं तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हम इसमें कितना काउंट करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं।
यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि एक नेगेटिव चार्ज और साथ में लोन पेयर आर प्रेजेंट। तो इस केस में अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो उस केस में भी आप दोनों को क्या मान सकते हो, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों को ही क्या मान सकते हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर मान सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में नंबर 5 कंडीशन में कि कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इन द सिस्टम, देन पॉजिटिव चार्ज के अंदर 0 पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं, क्योंकि उसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जबकि लॉन पेयर और नेगेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ पर तो हम कंसिडर करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी क्या है, कमी, इसलिए इसके अंदर हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसमें 0 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हुए चलना है। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस केस में आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ओके, ये सब जो है आपको एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी हम देखेंगे कि एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक किस तरीके से हम समझाते हैं। उन सभी एग्जांपल्स को एक एक करके देखते हैं। फिलहाल इन सबको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि कौन, सोचिएगा अपने माइंड के अंदर एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक के लिए। कुछ एग्जांपल मैं पहले आपको देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं, फिर आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फ्लो पकड़ लेंगे। और आज का पूरा लेक्चर जो हमारा है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जितने पॉसिबल एग्जांपल हो सकते हैं मैं करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। कुछ कंपाउंड के मैं बेसिक नाम भी आप लोगों को बताऊंगा जो ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे चल करके आपको काम में आएंगे। ये एक साइक्लिक रिंग है। ऑब्वियसली बात है, अगर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हम देख रहे हैं तो सारे कंपाउंड कैसे होने चाहिए, इन साइक्लिक मैनर में होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। तो इसका जो नाम है वो नाम क्या है, साइक्लो प्रोपीन नाम है इसका। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपीन। तो बात करते हैं इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, तो यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पाई में होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज द कंडीशन ऑफ किसकी, एरोमेटिक की। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है। देखो पाई, देखो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, पाई सिग्मा और फिर सिग्मा। यहाँ से देखो पाई सिग्मा और सिग्मा। अगर ये ऐसा होता पाई सिग्मा और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज होता तब तो ये रेजोनेंस में होता, लेकिन पाई सिग्मा सिग्मा हो गया, जबकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, या पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव होना चाहिए, पाई सिग्मा नेगेटिव होना चाहिए, इस तरीके का चार्ज होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये पाई सिग्मा सिग्मा, यानी यहाँ पे रिदम इसका क्या हो गया है, टूट गया। तो इसमें केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो नॉट इन रेजोनेंस है। तो नॉट इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में नहीं है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स हो गए हैं, इनके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये यहीं रहेंगे। ओके, तो इसलिए इसका जो कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस तरीके का हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड किस तरीके का हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि जो भी रेजोनेंस में नहीं होगा वो सारे कंपाउंड कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक। इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो एक और एग्जांपल करते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस बार रिंग वही है, इसका नाम जो है वो साइक्लो प्रोपिनाइल हो जाएगा, प्रोपिनाइल कैटायन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैटायन, एनाइल इसलिए क्योंकि वाई इसलिए लगा क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूशन बन गया है। ओके, अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर देखो सिग्मा और फिर पाई, तो इस केस में इसका रिदम नहीं जुड़ा हुआ है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर देखो सिग्मा पाई, तो ये क्या हो गया है, रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो पॉजिटिव के केस में 0 पाई इलेक्ट्रॉन, केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या है, इन द रेजोनेंस, तो अगर ये रेजोनेंस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या थी कि ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो इसका थोड़ा सा हम रेजोनेंस बनाते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो होता क्या है कि सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इधर की साइड ला सकते हैं। अब देखो यहाँ से देखो जिधर आपने एरो घुमाया उस ऐसा समझ लो कि आपने ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से हटा करके इधर जोड़ दिया, तो इस बार ये वाली पोजीशन तो अभी भी क्या है वैसे की वैसे, लेकिन यहाँ से उठ करके इधर आ गया, यहाँ से उठकर कहाँ आ गया, इधर। तो इधर आने की वजह से ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड उठकर उधर जाएगा तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर हम इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड आ गया इधर की साइड। अब ये बॉन्ड जो है वापस से इधर आ सकता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो इस वाली जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका अगर हम आगे देखते हैं, ये इधर आ जाएगा और इस जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और आगे अगर जब आप इस बॉन्ड को वापस से इधर शिफ्ट करोगे तो इधर शिफ्ट करोगे तो इस वापस से इधर शिफ्ट करोगे तो यही वापस बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इधर नीचे की साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला जहां से हमने शुरू किया था वही बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके। ओके, तो जहां से हमने शुरू किया था बिल्कुल वैसा ही बन गया है। इस जगह पर आकर के ये रेजोनेंस क्या हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 1 2 3 और चौथी स्ट्रक्चर, केवल इतनी स्ट्रक्चर हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बन सकती है। तो सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एक हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इन सब, अगर मैं बोलूँ कि एक साइक्लोप्रोपेनॉल कैटायन है तो उसकी अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो भी सही है, ये स्ट्रक्चर बनाऊँ तो भी सही है, ये बनाऊँ तो भी सही है। तो हम कौन से स्ट्रक्चर को मेन प्रेफरेंस देते हैं, तो हम इसका क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाते हैं। तो इन साइक्लिक रेजोनेटिक हाइब्रिड में क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम देखें तो इस पूरे रिंग के ऊपर घूम रहा है, या मैं बोलूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग के अंदर कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हैं तो इनका एक साइक्लिक हाइब्रिड बनाते हैं, रेजोनेटिक हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पूरी रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, पूरे रिंग के अंदर घूम रहे हैं। तो ये इसका क्या होता है, रेजोनेटिक हाइब्रिड होता है। रेजोनेटिक हाइब्रिड। तो ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी कार्बन्स के ऊपर। तो इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा ये है कि अगर हम इसके ऊपर क्या लगा दें, एक नेगेटिव चार्ज लगा दें। तो नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटायन की बजाय यहाँ हो जाएगा केवल और केवल Na, बाकी सेम रहेगा।
अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव के केस में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं गिनने हैं, लेकिन नेगेटिव के केस में पाई इलेक्ट्रॉन को हमको गिनना। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई, ये अल्टरनेट है। तो देखो इस नेगेटिव के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है क्या? बिल्कुल है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, हमने कंडीशन लिखी थी अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ये अल्टरनेट है। फिर देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, ये भी क्या है? अल्टरनेट है। तो इधर भी रेजोनेंस है, तो पूरे रिंग के अंदर क्या है? रेजोनेंस है। तो इन द रेजोनेंस है, तो ये कैसा हो जाएगा? 4 पाई के केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में होता है तो उस केस में कौन सी कंडीशन लगती है? एंटी एरोमेटिक, यानी ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्योंकि हमने लिखा था कि एंटी एरोमेटिक कौन होगा? एंटी एरोमेटिक कौन होगा? जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और एरोमेटिक कौन होगा? जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और नॉन एरोमेटिक कौन होगा? जब इनके अंदर रेजोनेंस नहीं हो या फिर 1 2 3 1 3 5 इस तरीके के पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या हो गए? नॉन एरोमेटिक के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो सेम टू सेम अगर हम इसमें बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बनता है? देखो इस जगह पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोनेंस के दौरान पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, बस। ओके, कि आपको रेजोनेंस में पता होना चाहिए, कोई भी कंजुगेशन दे दिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई रेजोनेंस इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो क्या होगा कि ये कंजुगेशन में है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव अपना इस बॉन्ड के ऊपर इस कार्बन को दे देता है। इस बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इनका नेचर है, ये इनका प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो समझो कि ये इसने एक डबल बॉन्ड बना लिया। तो जैसे ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इस पे ऑलरेडी ये क्या है? हाइड्रोजन है यहाँ पर। यस और नो? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो 1 और 2 यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे। मान लीजिए ये बॉन्ड बना, तो इस वाले कार्बन के अब फिलहाल कितने बॉन्ड हो गए? 5 हो गए। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड होता है वो वाला कहाँ आ जाएगा? पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर आएगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर खिसक के इसके ऊपर आ गया कार्बन पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वापस से क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ पर इस बॉन्ड पर अपना नेगेटिव देगा और ये बॉन्ड उठ करके आगे चला जाएगा किस पे? इस कार्बन पे। तो जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा तो कैसा बन जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, अब देखो वापस से अगर आप बनाओगे कि इस नेगेटिव को यहाँ रख दोगे तो ये वाला बॉन्ड ऊपर जाकर इसके आगे वाले कार्बन पे खिसक जाएगा। तो ये नेगेटिव जैसे इस बॉन्ड पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड आके खिसक के कहाँ चला जाएगा? इस वाले कार्बन के ऊपर। तो जैसे उस वाले कार्बन पे चला जाएगा तो ये वापस से पहली वाली स्ट्रक्चर ही बन जाएगी। लास्ट वाली स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली सेम बन जाएगी जैसे कि पहले वाली स्ट्रक्चर। तो इस पूरे का अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, इन चारों स्ट्रक्चर को मिला करके, कि हमने क्या देखा कि इन चारों स्ट्रक्चर को मिलाया तो हमें इस तरीके का एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जिसमें नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये इसका क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो इसका किस तरीके का है? एंटी एरोमेटिक। देखो साइक्लोप्रोपीन जो है, साइक्लोप्रोपीन खुद कैसी है?
नॉन एरोमेटिक है, लेकिन उसका कैटायनिक पार्ट कैसा है, एरोमेटिक है, लेकिन उसका एनायनिक पार्ट कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, जेईई में भी पूछे जाते हैं और नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये आप लोगों को मैकेनिज्म थोड़ा पता चला होगा कि किस तरीके से हम इनको देख रहे हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी इसका आदत हो जाएगी। एक दो बार आप इसको बिना देखे आप ट्राई कीजिएगा, अपने आप आपको पता चलेगा। अभी कुछ और एग्जाम्पल करते हैं।